नमस्कार साथियों, लाइव स्टडी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पे मैं उत्पल मणि त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। रात के जो है दोस्तों 9:30 बज चुके हैं। हालांकि हमारी जो क्लास होती है वो नियमित रूप से जो है वो 9:15 बजे से होती है। लेकिन आप सभी को पता है कि जो है प्रयागराज में इस समय भव्य महाकुंभ की जो है वो शुरुआत हो गई है। तो इस महाकुंभ की वजह से जो है वो थोड़ी बहुत समस्या, चूंकि इस समय जो है वो प्रयागराज में बहुत ही भीड़ है। जिसे कह सकते हैं आप लोग की अपरंपार भीड़ है। और उनकी व्यवस्थाओं की वजह से जो मेले में व्यवस्था की गई है। चूंकि जो मेरा सेटअप है या जो मेरा स्टूडियो है वो आपके संगम से जो है वो मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर दूर, या यूं कहिए कि यमुना नदी से जो है वो 200 मीटर की दूरी पे है। अब उसकी वजह से थोड़ा बहुत जो है वो डिस्टरबेंस हो जा रहा है। तो उसके लिए आप सभी से जो है वो क्षमा चाहूंगा। तो यदि आप सभी को ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर मिल रही है तो एक बार तेजी से आप लोग रिस्पॉन्ड कर दीजिए और हम लोग सेशन की शुरुआत करेंगे। साथ ही आप सभी को जो है वो बताना चाहूंगा कि यदि आपके परिवार से कोई भी महाकुंभ में, आपके माताजी, पिताजी, आपके परिवार का कोई भी बुजुर्ग सदस्य यदि महाकुंभ में आ रहा है तो एक जो है वो परिवार का यंग सदस्य भी, आप लोगों में से कोई एक व्यक्ति उनके साथ जरूर आए। क्योंकि भीड़ बहुत है, व्यवस्थाएं बहुत सारी हैं, ऐसा नहीं है कि व्यवस्था की कोई कमी है, सब कुछ है। लेकिन थोड़े से बुजुर्ग लोगों के साथ किसी न किसी एक नव युवक का होना जो है वो आवश्यक है। तो आप लोग जो है अवश्य अपने परिवार के सदस्यों के साथ आए। ये मेरा आप सभी से जो है वो निवेदन है। और साथ में जब भी आप लोग आए तो अपनी सारी व्यवस्था जो है वो, चूंकि सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, जो कुछ भी महाकुंभ के संदर्भ में आप लोग जो है वो जानना चाहते हो वो सारी जानकारी ऑनलाइन जो है वो अवेलेबल है। महाकुंभ की वेबसाइट है, महाकुंभ का व्हाट्सएप बोट है, आप उस पे जाके सारी जानकारी ले सकते हैं। तो सब कुछ आपको वहां पे मिलेगा, वहां से आप सारी जानकारी लेकर ही आए। चलिए फिलहाल अब हम लोग चलेंगे अपने सेशन की तरफ। सब कुछ क्लियर है आप लोगों का जो है वो कमेंट आ रहा है तो हम लोग सेशन की शुरुआत करेंगे। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप लोग एक बार तेजी से जो है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। लाइक और शेयर करने में आप सभी लोग जो है बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। आप सभी को पता है कि राजनीति शास्त्र की आप सभी की पुस्तक जो है वो लॉन्च हो चुकी है और आप लोगों को नियमित रूप से मिल भी रही है। जिन लोगों ने अभी तक जो है वो बुक कर दिया है पुस्तक, 10 तारीख तक जिन लोगों ने पेमेंट किया था उन सभी की पुस्तकें जो है वो भेज दी गई हैं। अब 10 तारीख के बाद के बाद जिन लोगों ने पेमेंट किया है उन लोगों की पुस्तक कल और परसों में भेजी जाएगी। थोड़ी सी समस्या महाकुंभ की वजह से पुस्तकों को अब जैसे आज जो है वो पुस्तकें डिलीवर नहीं हो पाई हैं, पोस्ट नहीं हो पाई हैं। उसका कारण ये है कि प्रयागराज में जो है वो यातायात व्यवस्था को एकदम से बंद कर दिया गया है। शहर के जितने मुख्य रास्ते हैं सभी रास्तों पे कोई भी वाहन नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से मैं आज आप लोगों के लिए पुस्तक डिस्पैच नहीं करवा पाया। कल जो है वो मैं किसी भी प्रकार से कुछ लोगों की पुस्तकों को डिस्पैच करवाने का प्रयास करूंगा। ठीक है? तो महाकुंभ है और आप लोगों से एक मेरा और निवेदन है कि आप लोग जो है जिनको भी पुस्तकें चाहिए वो यथाशीघ्र आप लोग अपनी पुस्तकें जो है वो बुक करा लीजिए। कि एक बार में, चूंकि अब ले जाने ले आने की जो समस्या है उसकी वजह से अभी तक जो है वो ले जाने ले आने की समस्या नहीं आ रही थी। ले जाने पुस्तक को आपके डिस्पैच करने में थोड़ी बहुत समस्या आ रही है तो उसके लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ रही है। तो आप लोग एक बार में जितने अधिक से अधिक लोगों की बुकिंग हो जाएगी उन लोगों को एक बार में मैं प्रयास करूंगा कि अब आप लोगों की पुस्तकों को डिस्पैच करूं। तो आप लोग यथाशीघ्र जो है वो अपनी पुस्तक बुक कराएं। पुस्तक के संदर्भ में आप सभी को पता है कि इसमें क्या क्या आपको मिलेगा। पुस्तक में यदि हम लोग बात करते हैं दोस्तों, पुस्तक में आपको सभी राजनीतिक सिद्धांत एवं सभी वाद मिलेंगे जो आपके सिलेबस में है। प्रत्येक सिद्धांत एवं वाद से संबंधित उसके पक्ष और विपक्ष में है। आपको कथनों का संग्रह जो है वो प्रत्येक सिद्धांत या प्रत्येक वाद के बाद एक ही चैप्टर में आपको, या यूं कह लीजिए कि हर टॉपिक के बाद से आपको कथनों का संग्रह मिलेगा उसके।
सिद्धांतवाद के पक्ष में और विपक्ष में जो कथन है राजनीतिक विचारकों के, साथ में प्रत्येक सिद्धांत एवं वाद से संबंधित जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों का उल्लेख और साथ में उन पुस्तकों का जो है वो परिचय भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। प्रत्येक सिद्धांत एवं वाद से संबंधित विचारक, किसी भी वाद या सिद्धांत से संबंधित जो विचारक आए हैं उनका संक्षिप्त परिचय आपको वहां पे देखने को मिलेगा। विस्तृत परिचय नहीं है, संक्षिप्त परिचय है, जितना कि आपके एग्जाम के लिए आवश्यक है, जितना आपके आवश्यक एग्जाम के लिए जानकारी आवश्यक है वो सब कुछ इसमें उपलब्ध कराया गया है। साथ में प्रत्येक अध्याय में सिद्धांतों एवं वादों का आपको तुलनात्मक तालिका बना के दी गई है कि किस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट को जो है वो क्लियर किया जा सके। तो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए पर्याप्त जो है वो संसाधन आपके पुस्तक में है, और आपकी परीक्षा में आपको सफलता दिलाने के लिए जितने तथ्यों की आवश्यकता है, जिस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की आवश्यकता है, वो सभी सामग्री आपको पुस्तक में देखने को मिलेगी। जिन लोगों को पुस्तक मिल गई है उन सभी से निवेदन है कि आप लोग जो है वो अपना रिव्यू लिख के जरूर भेजें। जिनको भी ये पुस्तक चाहिए, पुस्तक कैसे आपको मिलेगी? तो पुस्तक को आपको प्राप्त करने के लिए आपकी पुस्तक जो है कुरियर के माध्यम से आपको आपके घर तक भेजी जाएगी। साथ में जो लोग प्रयागराज के जितने विद्यार्थी हैं, प्रयागराज के विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप लोग जो है ऑनलाइन बुकिंग न कराएं, कुरियर से न मंगाएं। आप लोग यदि आ सकते हैं तो एक बार फोन करके संपर्क करके और आप लोग बाई हैंड पुस्तक ले लें, क्योंकि जिन लोगों को कुरियर कराना है उन्हीं के लिए जो है वो थोड़ी सी समस्या हो रही है। यदि आप लोग थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो आपको जो है वो प्रयागराज में पुस्तक मिल जाएगी। आप लोग संपर्क कर लीजिए, आपको पुस्तक उपलब्ध करा दूंगा। साथ में जो है आपको करना क्या होगा पुस्तक को प्राप्त करने के लिए, जो लोग प्रयागराज से बाहर के हैं जिनको कुरियर से अपनी पुस्तक मंगानी है, तो सबसे पहले आपको अपना पता, मोबाइल नंबर और पिन कोड सहित, मोबाइल नंबर और पिन कोड अनिवार्य रूप से आपके जो है वो पते में होना चाहिए, और इसको आप टाइप करके जो है नीचे दिए गए नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। नंबर है 7007701847। इसी नंबर पे आप अपना जो है वो सबसे पहले पता भेजेंगे। आपके पता को वेरीफाई किया जाएगा कि आपके पते पे जो है वो कुरियर जा सकता है या नहीं। तो आपको जैसे ही ये वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद से आपको एक क्यूआर कोड आपके व्हाट्सएप पे भेजा जाएगा। उस क्यूआर कोड पे आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद अधिकतम समय, चूंकि महाकुंभ का चल रहा है तो मैं आप लोगों का 10 दिन का समय लेके चल रहा हूँ। बाकी जिन लोगों ने पुस्तक अभी तक मंगाई है आप सभी उनसे जो है उन लोगों से कंफर्म कर सकते हैं। कुछ लोगों की पुस्तकें 3 दिन में, कुछ लोगों की 4 दिन में, कुछ लोगों की 5 दिन में पहुंच जा रही है। लेकिन महाकुंभ की वजह से हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिले हो जाए, तो अधिकतम आपसे 10 दिन का समय ले रहा हूँ कि जिस दिन आप पेमेंट करेंगे उसके 10 दिन के अंदर आपको पुस्तक मिल जाएगी। पुस्तक का मूल्य आप सभी को पता है, 500 रुपये निर्धारित किया गया है। आगे बढ़ेंगे। आगे आपको जो है यदि पुस्तक का डेमो आप देखना चाहते हैं कि पुस्तक में क्या है, कैसी है पुस्तक, तो आप लोग 700 770 इस नंबर पे आपको जो है सिर्फ बुक लिख के व्हाट्सएप कर देना है। यदि आप बुक लिख के जैसे ही व्हाट्सएप करेंगे आपको जो है एक पीडीएफ मिल जाएगा, और उस पीडीएफ के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं कि पुस्तक में कौन कौन सी चीजें हैं। अन्य यदि आप और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप इसी नंबर पे एक बार कॉल कर लीजिए, कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। साथ में आप लोग जो है दोस्तों वीडियो को एक बार फिर से लाइक और शेयर करिए। अब चलेंगे हम लोग अपने सेशन की तरफ, और आज का हमारा जो सेशन है वो स्वतंत्रता, समानता और अधिकार से संबंधित जो आपके प्रश्न है उस पे हमारा आधारित सेशन है। तो हम लोग स्वतंत्रता, समानता और अधिकार से संबंधित प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। चलिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ गया है। प्रश्न को ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे और उसके बाद उत्तर करने का प्रयास करेंगे। जितनी तेजी से आप लोग उत्तर करेंगे उतनी ही तेजी से मैं आप लोगों को आगे लेके चलूंगा। चलिए, दीपा द्विवेदी जी कह रही हैं कि मेरी बुक मात्र 2 दिन में आ गई जी। तो आपका एड्रेस किस तरीके का है? यदि शहर में है आपका एड्रेस, दीपा द्विवेदी जी का एड्रेस जो है वो प्राइम लोकेशन है जहां से आया था, इनकी पुस्तक जानी थी, तो 2 दिन में पहुंच गई। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में पुस्तकें पहुंच जा रही हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं अधिकतम 10 दिन का समय लेके चल रहा हूँ। ऐसा ना हो कि मैं आपसे 3 दिन कह दूं, 4 दिन कह दूं और आप कहने लगे कि सर आपने 3 दिन कहा था, पुस्तक अभी तक मिली नहीं। फिलहाल, निरंतर जागरूकता स्वतंत्रता का मूल्य है, यह कथन किसका है? एक्टन, ह्यूम, ब्राइस और लावेल दिया हुआ है। चारों में से किसी एक को चुन लीजिए और तेजी से उत्तर करिएगा। निरंतर जागरूकता स्वतंत्रता का मूल्य है। तो इस प्रश्न में जो है आप लोगों का सी और डी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है। क्या बात है भैया, सारे लोग उत्तर करेंगे। निरंतर जागरूकता स्वतंत्रता का मूल्य है, यह प्रसिद्ध कथन जो है आपके लॉर्ड एक्टन महोदय का है।
जितने सारे लोग इसमें ए विकल्प का चुनाव करेंगे उनका उत्तर सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आप सभी के लिए, परीक्षा में पूछा जाता है, रिपीटेड प्रश्न है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। निरंतर जागरूकता स्वतंत्रता का मूल्य है, लॉर्ड एक्टन महोदय ने कहा था। ये विकल्प आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है कि वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। किसने वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? हॉब्स द्वारा, प्लेटो द्वारा, अरस्तु द्वारा या लॉर्ड एक्टन द्वारा? चारों में से किसी एक को चुनिएगा। चलेंगे, 23 उत्तर करेंगे। नहीं, आप सभी का उत्तर जो है वो अरस्तु के लिए आ रहा है। तो अरस्तु महोदय जब न्याय के संदर्भ में बात करते हैं तो अरस्तु महोदय की यदि हम लोग बात करें, और जब ये न्याय के संदर्भ में बात करते हैं तो न्याय की दो तरह की अवधारणाओं की बात करते हैं। कौन कौन सी भैया? एक ये बात करते हैं आपके वितरणात्मक न्याय की, और दूसरा जो बात करते हैं भैया ये आपके सुधारात्मक न्याय की। दो अवधारणाएं आपको जो है अरस्तु महोदय की देखने को मिलेंगी, वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। तो आप लोग इस प्रश्न में वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत के प्रतिपादन के साथ यदि जा रहे हैं तो अरस्तु महोदय का जो है यह सिद्धांत है। आप लोगों को सी विकल्प के साथ जाना होगा। अगला दिया निम्नलिखित में से लेसी फेयर, लेसिस फेयर की सही व्याख्या क्या है आप लोगों को बताना है। आप लोग 23 उत्तर करेंगे। धर्मनिरपेक्ष राज्य, समाजवाद, मनुष्य को अकेला छोड़ दो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तेजी से जो है किसी एक विकल्प का चुनाव करिए। चलिए, नमस्कार। आप अपना नाम लिखा करिए। आप लोग ऐसा कोड लिखते हैं यूपी, पता नहीं क्या आपका कोड है, CH बौद्ध यूपी 90। यूपी 90 जी नमस्कार। चलें, धर्मनिरपेक्ष राज्य, समाजवाद, मनुष्य को अकेला छोड़ दो, उपरोक्त में से कोई नहीं। चले भैया, तो जो लोग इसमें मनुष्य को अकेला छोड़ दो की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एडम स्मिथ महोदय ने, इनकी पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन, जिसमें लेसिस फेयर की अवधारणा का जो है वो जिक्र किया है। लेसिस फेयर मनुष्य की स्वतंत्रता की बात करता है, खास करके जब एडम स्मिथ के संदर्भ में हम लोग बात करते हैं तो एडम स्मिथ कहते हैं कि राज्य को जो है वो मनुष्य के आर्थिक कार्यों में किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अपना निर्णय लेने के लिए उसे स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। तो यह अवधारणा जो है वो स्वतंत्रता से संबंधित है, मनुष्य को अपना निर्णय स्वयं लेने का जो है वो की ये बात करती है। तो आप सभी का उत्तर इसमें सी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आप लोग सी विकल्प के साथ जाएंगे। अगला दिया है निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है? सामाजिक समानता, नागरिक समानता, प्राकृतिक समानता या राजनीतिक समानता? चलिए, गुड इवनिंग राकेश जी, गुड इवनिंग राधे कृष्ण जी, सभी लोगों को गुड इवनिंग। थोड़ा सा वीडियो को आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को शेयर करें। चलें, सभी लोग सी विकल्प की बात कर रहे हैं। जितने लोग प्राकृतिक समानता की बात करते हैं, प्राकृतिक समानता की जो अवधारणा है उसके अंतर्गत सभी मनुष्यों को जो है वो एक समान माना गया है। हालांकि इसमें कुछ एक जो है वो राजनीतिक चिंतक जो है वो अपवाद भी हैं। इसमें से कुछ जो है वो राजनीतिक चिंतकों का मानना है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को अलग एक जैसा नहीं बनाया है। आप सभी को पता है कि आप लोग तेजी से कमेंट करके बताएंगे। सुमन शर्मा जी कह रहे हैं सर, अभी क्लास समाप्ति के बाद शाही स्नान करने कुंभ मेला परिसर जाएंगे। बिल्कुल, आप लोगों का स्वागत है। जितने लोग भी जो है वो प्रयागराज में आ रहे हैं उन सभी का मैं भी, चूंकि प्रयागराज में हूँ तो मैं आप सभी का जो है वो स्वागत करता हूँ। यदि आपको प्रयागराज से के महाकुंभ से संबंधित कोई समस्या हो, आपको यदि कुछ आप जानकारी चाहते हो और आपके पास कोई विकल्प ना हो तो एक बार संपर्क जरूर हमसे कर लीजिएगा। जितनी मदद हो सकती है फोन पे मैं आप लोगों का कर दूंगा। यदि कुछ जानकारी से रिलेटेड आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कॉल कर लीजिएगा, एक बार जानकारी आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। चलिए, तो प्राकृतिक समानता, प्रकृति ने सभी को जो है एक समान बनाया है। कौन वो राजनीतिक विचारक है जो इस बात का विरोध करता है या कहता है कि सभी मनुष्य एक समान नहीं है?
एक बार कमेंट करके बताइए। उस राजनीतिक विचारक का नाम बनाइए जो बताइए जो मनुष्य को मानता है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को जो है एक समान नहीं बनाया है। चलें अगला प्रश्न, किस प्रकार की सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती है? चलें बहुत ही बढ़िया। अरस्तु महोदय की बात आप लोग कर रहे हैं। अरस्तु महोदय जो है वो कहते हैं कि सभी मनुष्य एक समान नहीं होते हैं, कुछ शासन करने के लिए पैदा होते हैं और कुछ जो है वो शासक की सेवा करने के लिए, अर्थात दास के रूप में प्रकृति उन्हें जो है वो जन्म देती है। तो ये अपवाद ध्यान रखिएगा। चलें, किस प्रकार के की सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती है? तो आप सभी को पता है कि संप्रभुता जब भी जनता में निहित होगी तो किस तरह की जो है वो सत्ता में होगी, लोकतांत्रिक या जनतांत्रिक सत्ता में। तो जनतंत्र आपको दिया हुआ है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग बी विकल्प के साथ जाइए। अगला दिया है, वितरणात्मक न्याय मुख्यतः सम्मान या संपदा के वितरण से संबंधित है, ऐसा किसने कहा था? चलिए, वितरणात्मक न्याय मुख्यतः सम्मान या संपदा के वितरण से संबंधित है। प्लेटो, अरस्तु, मार्क्स और ग्रामसी में से किसी एक को आपको चुनना है। चलिए, तो आप सभी को पता है कि वितरणात्मक न्याय के संदर्भ में अरस्तु महोदय का जो विचार है, अरस्तु महोदय कहते हैं कि जिस व्यक्ति का समाज में योगदान योगदान यदि आपका अधिक है, तो जो आपको सम्मान है या जो आप प्राप्त कर रहे हैं, इसके संदर्भ में इन्होंने पुरस्कार और सम्मान शब्द का प्रयोग किया है। इन्होंने कहा कि यदि आपका योगदान अधिक है तो आपको सम्मान और पुरस्कार जो है वो अधिक मिलना चाहिए। यदि आपका समाज में योगदान या राजनीति में योगदान या राज्य में, माफ करिएगा, राजनीति में नहीं, राज्य में योगदान या समाज में योगदान आपका कम है, तो उसी अनुपात में, जिस अनुपात में आपका योगदान है उसी अनुपात में आपको सम्मान मिलेगा। तो यदि आपका योगदान जो है वो कम है तो आपको पुरस्कार और सम्मान भी जो है वो कम मिलेगा। ये आपके अरस्तु महोदय का विचार है। जो लोग इसमें बी विकल्प के साथ जाएंगे उन सभी का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वितरणात्मक न्याय की अवधारणा का की पॉइंट यही है कि आप जितना जो है वो डोनेट करेंगे उतना ही आपको मिलेगा। यदि आप समाज में 10 रुपए खर्चा कर रहे हैं तो 10 रुपए के बराबर बराबर ही आपको जो है वो पुरस्कार और सम्मान मिलेगा। यानी जितना आपका योगदान उतना ही आप प्राप्त करेंगे। पटेल जी कह रही हैं रिकॉर्डेड क्लास है क्या? जी नहीं, रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, लाइव है आपके साथ। चलिए, सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? बाहरी बाधाओं का अभाव, विधि की बाध्यताओं का अभाव, गैर हस्तक्षेप की स्वतंत्रता, विकल्प चयन की स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है, बता दीजिए भैया। चले, अब इसमें लगभग जो है वो परोक्षतः कुछ एक विकल्प को छोड़ के लगभग सभी जो है वो आपके विकल्प आपको सही दिख रहे होंगे। अब ऐसे में हमको सर्वमान्य विकल्प का चुनाव करना होता है। सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब हो गया कि जो है वो मनुष्य को के ऊपर जो है अनावश्यक हस्तक्षेप उसके कार्यों में न किया जाए। लेकिन जो सर्वोत्कृष्ट विकल्प है या जो सर्वोत्कृष्ट व्याख्या है इसमें से वह है कि प्रत्येक मनुष्य को उसके द्वारा किए गए कार्य में अपना विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जैसे आपको यदि प्रयागराज आना है महाकुंभ में स्नान करने, तो आप ट्रेन से आना चाहते हैं, आप बस से आना चाहते हैं, आप अपने वाहन से प्राइवेट वाहन से आना चाहते हैं, या आप पैदल पद यात्रा करके आना चाहते हैं, इसकी स्वतंत्रता आपके पास होनी चाहिए। ठीक है? तो सकारात्मक स्वतंत्रता के संदर्भ में रखिए, ध्यान रखिएगा, आपको अपना विकल्प, आपको अपना कार्य कैसे करना है, इसकी छूट राज्य आपको देता है। ठीक है? तो आपका उत्तर डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न दिया है, कौन इस विचार का समर्थक है कि वितरणात्मक समानता को लोगों के सामर्थ्य समान करने से संबंधित होना चाहिए? चलिए, इस विचार का समर्थक कौन है कि वितरणात्मक समानता को लोगों की सामर्थ्य समान करने से संबंधित होना चाहिए? चलिए, माइकल वाल्जर, जॉन रॉल्स,
रोनाल्ड डार्किन या अमर्त्य सेन, चारों में से किसी एक को चुनिएगा। आप सभी को पता है कि वितरणात्मक न्याय का मतलब क्या होगा। एक हाथ से जितना आप देंगे दूसरे हाथ से उतना ही आप उसी अनुपात में प्राप्त करेंगे। यहाँ पे एक आधुनिक अर्थशास्त्री हैं, भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन जी, नोबेल पुरस्कार विजेता, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है इनको, आप सभी को पता है। ये कहते हैं कि जो वितरणात्मक समानता है वो सामर्थ्य समान करने के से संबंधित होनी चाहिए। यह वितरणात्मक न्याय अरस्तू के वितरणात्मक न्याय की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, वितरणात्मक समानता की बात कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि वितरणात्मक समानता ऐसी होनी चाहिए कि सभी का की जो है वो सामर्थ्य समान बन सके। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, ए, बी, सी और डी, ये चार व्यक्ति हैं। इनकी जो है वो क्षमता यह है, बी की क्षमता जो है वो कुछ ऐसी है, सी की क्षमता बस इतनी है और डी की क्षमता इतनी है। ये कहते हैं भैया कि जो वितरणात्मक समानता है वो ऐसी होनी चाहिए कि सबको जो है वो एक समान बनाया जा सके। यानी राज्य क्या करेगा, राज्य सहायता करेगा डी को बी के बराबर पहुंचाने में, सी को जो है वो आपके बी के बराबर पहुंचाने में, और ए को जो है वो बी के समान जो है वो महत्व देने में। तो ये अमर्त्य सेन का विचार है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इनका मानना है कि सबके सामर्थ्य को एक बराबर करना है, क्या है आपका वितरणात्मक समानता है। जिसकी क्षमता ज्यादा है उसका कम सहयोग, जिसकी जितनी कम क्षमता है उसका उतना अधिक सहयोग होना चाहिए। ये आपके अमर्त्य सेन महोदय का मानना है। उत्तर डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखेंगे। जॉन न्याय की रॉल्सियन सिद्धांत, जिसे न्याय के निष्पक्षता के रूप में जाना जाता है, किस प्रकार के सिद्धांत का उदाहरण है? गैर आदर्श सिद्धांत, आदर्श सिद्धांत, कार्यप्रणाली सिद्धांत, तुलनात्मक सिद्धांत। चलिएगा तेजी से उत्तर करेंगे। उसने अपने सिद्धांत को नाम क्या दिया था, एक बार तेजी से कमेंट करके बताइएगा। जॉन रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है उसका नाम क्या है? क्या बात है भैया, कमेंट आप लोगों का रुक गया है, ऐसा क्यों है? एक बार चेक कर लूं। भैया आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं। कोई विवाद है हमसे, कोई मनमुटाव है, किसी कारण से नाराज हैं तो आप लोग बताइए। बिल्कुल शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की बात करते हैं, और शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय का विचार जुड़ा हुआ है नैतिकता से। और नैतिकता का जो संबंध होता है वो किससे संबंध होता है? आदर्शवाद से। तो आपके आदर्श सिद्धांत के रूप में जो है वो आपके राल्सियन सिद्धांत, जिसे न्याय निष्पक्षता के रूप में जाना जाता है, या आपके आदर्श सिद्धांत का उदाहरण है। बी विकल्प आपका जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न आपको दिया है, कौन से राजनीतिक वैज्ञानिक ने स्वतंत्रता की अवधारणा को सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के दो घटकों में वर्गीकृत किया है? चलेंगे तेजी से उत्तर करेंगे। जी, उचित। अब उसकी व्याख्या में जाएंगे तो उचितता को नैतिकता के साथ जो है वो जोड़ लेंगे। व्याख्या में, इतनी विस्तृत व्याख्या में नहीं जाना है। बहुत बढ़िया। तो जो लोग इसमें आइजिया बर्लिन की बात कर रहे हैं, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी की बात आप लोग कर रहे हैं, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में जो है इन्होंने सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता का वर्गीकरण किया। किसको जो है इन्होंने प्रमुखता दी, सकारात्मक स्वतंत्रता को या नकारात्मक स्वतंत्रता को? एक बार तेजी से कमेंट करके बताइएगा। आपका ये विकल्प बिल्कुल सही है। निम्नलिखित विद्वानों के बीच
किसे वितरणात्मक न्याय की सामुदायिक आलोचना के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? वितरणात्मक न्याय की सामुदायिक आलोचना किसने की भैया? या किसको जो है वो सामुदायिक आलोचना के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जा सकता है? आपको जॉन रॉल्स, मिशेल फौकाल्ट दिया है, डेकर पारफिट दिया हुआ है और माइकल सैंडल दिया हुआ है। जी बिल्कुल। नकारात्मक स्वतंत्रता को अजय वर्लिन ने जो है वो महत्व दिया था सकारात्मक स्वतंत्रता के संदर्भ में। चलिए आगे बढ़ेंगे। वितरणात्मक न्याय की सामुदायिक आलोचना किसने की है भैया? चले, तो इनको ध्यान रखिएगा। इनका नाम है भैया माइकल सैंडल। माइकल सैंडल के संदर्भ में आप लोग एक चीज जरूर ध्यान रखेंगे कि माइकल सैंडल जो है वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय का नाम आप सभी ने सुना होगा। हार्वर्ड विश्वविद्यालय से इनका संबंध रहा है और इनके द्वारा जो है वो एक कोर्स डिजाइन किया गया, जिस कोर्स का नाम था जस्टिस। जस्टिस। और यह दुनिया का ऐसा पहला कोर्स था जो किसी विश्वविद्यालय के द्वारा ऑनलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड का मतलब टेलीविजन यानी टीवी पे प्रचारित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो है वो वितरणात्मक न्याय की जो सामुदायिक आलोचना है उसके लिए माइकल सैंडल को जाना जाता है। इनका संबंध जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से रहा। ठीक है, तो आप सभी का उत्तर इसमें डी विकल्प के लिए सही हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से एक थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक हैं। कौन है भैया थ्योरी ऑफ जस्टिस? क्या बात है भैया, बाकी लोग कहाँ चले गए? भूख लग गई क्या? यार टॉपिक बहुत आसान है, रटा हुआ है सब कुछ। निम्नलिखित में से एक थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए, तो थियरी ऑफ जस्टिस आप सभी को पता है, जॉन रॉल्स की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। आप सभी लोग इस प्रश्न में ए विकल्प के साथ जाएंगे तो आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। निम्नलिखित में से किसने समाज के परस्पर फायदे के लिए अ, सक सहकारी उद्यम कमोबेश आत्मनिर्भर और आवश्यकता नियमों के द्वारा शासित के रूप में परिकल्पना की है? चलिए, परस्पर फायदे के लिए सह सरकारी उद्यम कमोबेश आत्मनिर्भर और आवश्यकता नियम के द्वारा शासित के रूप में किसने जो है वो परिभाषित किया है? नॉजिक दिया है, फेडरिक दिया है, रॉल्स दिया है और मार्क्स दिया है। तेजी से किसी एक को चुनेंगे। तो आप सभी को पता है अज्ञानता का पर्दा का सिद्धांत कितने सारे लोगों ने पढ़ा है? तेजी से कमेंट करके बताइएगा। सहकारी उद्यम किसके लिए होना चाहिए? कमोबेश आत्मनिर्भर और आवश्यकता नियमों के द्वारा शासित होना चाहिए। ठीक है, यह विचार जो है ये आपके जॉन रॉल्स का है। यदि आप इनके जो है वो अज्ञानता के पर्दा के विचार को पढ़ेंगे तो आपको जो है ये मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, स्वतंत्रता अति शासन का विरोधी है, किसने कहा था? लास्की, लाक, सीले और जेएस मिल। स्वतंत्रता अति शासन का विरोधी है। तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। स्वतंत्रता को अति शासन का विरोधी। तो भैया स्वतंत्रता के संदर्भ में यह विचार जो है
वो आपके सीले महोदय का। इनके दो प्रमुख जो है वो कथन है, बार बार आप लोगों से पूछे जाते हैं। एक तो आपका स्वतंत्रता अति शासन का विरोधी है, इनका विचार है। दूसरा इनका कथन है कि स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है। यदि आप स्वतंत्रता के संदर्भ में देखेंगे तो कुछ विचारक, जैसे मान लीजिए सीले महोदय हो गए, ये अति शासन का विरोधी के रूप में जो है वो स्वतंत्रता की बात करते हैं। वहीं यदि आप जॉन लॉक महोदय की बात करते हैं तो जॉन लॉक महोदय कहते हैं कि जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं है। यदि कानून नहीं तो स्वतंत्रता नहीं। यदि आप लास्की महोदय की बात कर जेएस मिल महोदय की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, तो जेएस मिल महोदय जो है वो स्वतंत्रता को देवदूत कहते हैं, कि स्वतंत्रता जो है वो देवदूत है। स्वतंत्रता को देवदूत के रूप में जो है वो परिभाषित किया है। इनके स्वतंत्रता का विचार बहुत ही विस्तृत है, आप सभी को पता है। तो आप सभी लोग इस प्रश्न में यदि सीले महोदय के साथ जाएंगे तो आप सभी का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सीले महोदय कहते हैं स्वतंत्रता अति शासन का विरोधी है, और सीले महोदय का ही विचार है कि स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है। चलिए, अजय जी कह रहे हैं, किसी का प्रश्न है क्या ऐसा कोई? चलिए, टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट की तैयारी जो लोग कर रहे हैं उन सभी के लिए यह क्लासेज है। आप किसी भी राज्य में के 9th 10th 11th 12th टीचर के लिए आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए है। चलिए, ऑटरिटीज एंड लिबर्टी के लेखक हैं रूसो, प्लेटो, जेएस मिल और डी टॉकविल। चलिए भैया, ऑटरिटीज एंड लिबर्टी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसलिए यह पुस्तक जानी जाती है, किस विचार के लिए? ध्यान रखिएगा, अटरिटीज एंड लिबर्टी नामक पुस्तक जो है आपके जॉन स्टुअर्ट मिल यानी जेएस मिल के द्वारा लिखी गई। और इस पुस्तक में इन्होंने जो है किस पे अधिक जोर दिया था? नकारात्मक स्वतंत्रता पर। नकारात्मक स्वतंत्रता के विचार पे या नकारात्मक स्वतंत्रता पे इनका जो है वो अधिक जोर था। उत्तर आप सभी का इसमें सी विकल्प के लिए सही हो जाएगा, जो लोग सी विकल्प की बात कर रहे हैं। जी, 1859 में यह पुस्तक लिखी गई थी। आप सभी का कमेंट आ रहा है इसके लिए। यह कथन है कि स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते। किससे संबंधित है? किसने कहा था कि स्वतंत्रता और समानता समानता साथ साथ नहीं रह सकते? डैसी, लॉर्ड एक्टन, बर्लिन और आपको डार्किन दिया हुआ है। किसी एक को चुनिएगा। स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते। हाँ, मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं कि आपके पास एक सूची होनी चाहिए कि वे कौन कौन ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक साथ नहीं रह सकते। चले, तो ध्यान रखिएगा। एक तो नाम है आपके लॉर्ड एक्टन महोदय का। ये मानते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक साथ नहीं रह सकते। इसका मतलब क्या है कि स्वतंत्रता और समानता जो है एक दूसरे के विरोधी हैं। उसके बाद आपके ना आते हैं भैया डी टॉकविल। डी टॉकविल का नाम आता है। आपके फ्रेडमैन का नाम आता है। माफ करेंगे, फ्रेडमैन महोदय स्वतंत्रता और समानता को जो है वो एक दूसरे का विरोधी मानते हैं। आपके पैरेटो महोदय, ये कुछ ऐसे विचारक हैं जो आपके स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी मानते हैं। इनका मानना है कि स्वतंत्रता और समानता दोनों एक साथ नहीं रह सकते। यदि दोनों एक साथ रहेंगे तो दोनों के बीच संघर्ष होगा, या तो स्वतंत्रता रहेगी नहीं तो समानता जो है वो समानता रहेगी। तो लॉर्ड एक्टन, डी टॉकविल, फ्रेडमैन और पैरेटो, इसमें से कोई भी नाम यदि आपका आता है तो आप लोग उसको जो है वो जरूर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े। चलिए, समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया है। यह कथन किसका है? एक्टन, ऑस्टिन, पोलैंड और आपके लॉर्ड वाइस। चारों में से किसी एक को चुनिएगा। चलिए, 23 उत्तर करिएगा। समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया है। चले,
तो भैया जो लोग इसमें लॉर्ड एक्टन की बात कर रहे हैं, समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया है। तो आपका उत्तर इस प्रश्न में ए विकल्प के लिए सही होगा। बिल्कुल कोई समस्या ही नहीं है। अगला दिया है समानता स्वतंत्रता एवं समानता का सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य प्राप्त करना संभव है। किस विचार में आपको दिखता है कि स्वतंत्रता और समानता का जो है वो सबसे बढ़िया सामंजस्य है? उदारवादी व्यवस्था में, समाजवादी व्यवस्था में, लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था में, तयवादी या आदर्शवादी व्यवस्था में, चारों में से किसी एक को। चले तेजी से करिएगा उत्तर आप सभी लोग इस प्रश्न के लिए। स्वतंत्रता और समानता। तो भैया स्वतंत्रता और समानता को समान महत्व दिया जाता है किसमें? स्वतंत्रता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी किसमें है? लोकतंत्र में। समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी किसमें है? समाजवाद में। तो लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था जो है यह आपके स्वतंत्रता और समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी हो सकती है। उत्तर आपका जो होगा वो सी विकल्प के लिए सही हो जाएगा, जो लोग सी विकल्प के साथ जाएंगे। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला दिया है जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता के संदर्भ में सभी मानवीय कार्यों का विभाजन किस प्रकार किया? जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता के संदर्भ में सभी मानवीय कार्यों का विभाजन किस प्रकार किया है? स्वसंबंधी एवं परसंबंधी, प्रभावात्मक एवं निष्प्रभावात्मक, धार्मिक एवं नास्तिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत बार बताया है स्वसंबंधी और पर संबंधी कार्य। जब जॉन स्टुअर्ट मिल की बात करते हैं तो ये दो जो है वो तरह की स्वतंत्रता की बात करते हैं कि मनुष्य की स्वतंत्रता दो तरह की होनी चाहिए। पहली स्वतंत्रता होनी चाहिए किसकी? स्वसंबंधी, यानी ऐसी स्वतंत्रता जिस ऐसे कार्य को करने की स्वतंत्रता जिसका प्रभाव केवल और केवल आपके ऊपर पड़ता है, उसको आप करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। किसी दूसरे कोई राज्य का किसी भी तरीके से उस पे हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यदि आप नहाना चाहते हैं ठंड में तो आप नहाइए। यदि नहीं नहाना चाहते हैं, नहीं सेविंग करना चाहते हैं, न सेविंग करिए, न नहाइए। आप चार रजाई जो है उसके साथ ओढ़ के सोना चाहते हैं या एक कंबल के साथ सोना चाहते हैं, इससे किसी दूसरे को जो है वो प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन अब ठंड पड़ रही है और आपने क्या किया कि आप पानी लेके लोगों के ऊपर फेंक रहे हैं। इसके लिए आप स्वतंत्र नहीं। आप अपने ऊपर पानी गिरा सकते हैं चाहे ठंड कितनी भी हो, लेकिन और कोई बाहर जा रहा है आपके घर के बाहर और आप उसके ऊपर पानी फेंक दीजिए तो राज्य इस पे प्रतिबंध लगाएगा। ये है पर संबंधी कार्य, यानी जिन आपकी जिस स्वतंत्रता से किसी दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है उस पे राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। लेकिन उन कार्यों के संदर्भ में या ऐसी स्वतंत्रता जिसका प्रभाव किसी के ऊपर जो है वो नहीं पड़ रहा है, केवल और केवल आपके ऊपर पड़ रहा है, तो आप मन करे तो नहाइए, पानी अपने ऊपर गिरा लीजिए एक बाल्टी, ना मन करे तो 15 दिन ना नहाइए। जैसे आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10-15 दिन ठंडी में नहीं नहाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना आपको कि आप सिलेक्टेड हैं। चलिए, शक्ति और प्राधिकार के निर्भेदक तत्व क्या है? संप्रभुता, वैधता, श्रेष्ठता और उपयोगिता। जी, मैं उम्मीद है कि आप में से सभी लोग जो है वो नियमित रूप से स्नान करने वाले आप लोग हैं। मणिकर्णिका जी, बड़े बड़े महीनों बाद आपके दर्शन हुए। कहाँ थी इतने दिनों तक? चलिए, शक्ति और प्राधिकार में निर्भेदक तत्व क्या है? तो भैया शक्ति प्राधिकार तभी बन सकती है जब इसको कानूनी वैधता प्राप्त हो, यानी कानून के द्वारा आपके पास जो शक्ति है उसे कानून के द्वारा यदि जो है वो वैधता प्राप्त हो जाए तो वो प्राधिकार में बदल जाता है। जैसे आपके पास क्या है? आपके पास शिक्षा है, ठीक, और आप पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को।
लेकिन आपको जब तक कानून मान्यता नहीं देगी, किसके रूप में, एक शिक्षक के रूप में, तब तक आप नहीं पढ़ा सकते। वो अलग बात है कि आप प्राइवेट टीचिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी यदि नियमों का पालन कराया जाए तो आपको कम से कम जो है वो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना होगा, यदि आप जूनियर के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। यदि आप हायर के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको कम से कम नेट जेआरएफ होना चाहिए। तो जब जो आपके पास शक्ति है उसको यदि वैधता मिल गई तो आपका प्राधिकार वो हो जाएगा। आपके अधिकार में आप उससे संबंधित जो है वो कोई भी निर्णय ले सकते हैं। तो उत्तर आपका वैधता के लिए सही होगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न। चलिए, फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों ने किस अवधारणा का समर्थन किया? प्राकृतिक अधिकार, वैधिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार या बाइबिल में उल्लिखित अधिकार? थोड़ा सा वीडियो को आप लोग, एक तो लाइक नहीं करते हैं सारे लोग, आप लोग वीडियो को, सारे लोग थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। थोड़ा सा जोर लगाइए, आप लोग जोर नहीं लगा रहे हैं, क्या बात है। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति। चलिए, तो आसान सा प्रश्न है, जो लोग प्राकृतिक अधिकार की बात करेंगे उन सभी का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को जो है वो दोनों ही आपके, कब हुई थी फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी क्रांति? 1789। अमेरिकी क्रांति के लिए बताइए तेजी से। अमेरिकी क्रांति कब हुई थी? चलिए, फ्रांसीसी क्रांति 1789, अमेरिकी क्रांति के लिए तेजी से कमेंट करके बताइए। अगले प्रश्न पे चलेंगे। आत्मनिर्णय के अधिकार का विस्तृत प्रयोग कब हुआ? जी, 1675-76 में, यानी जी। आत्मनिर्णय के अधिकार का विस्तृत प्रयोग कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के समय और उसके पश्चात, प्रथम खाड़ी युद्ध के समय, बोल्शेविक क्रांति के समय, अल्जीरियाई क्रांति के समय और उसके पश्चात। चारों में से किसी एक को चुनिएगा। निर्णय का मतलब क्या हो गया? अपने संदर्भ में फैसला करने का अधिकार। खास करके जब आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो जो यूरोपीय देश थे, छोटे छोटे जो देश थे, उनको जो है वो स्वतंत्रता मिली कि आप अपने संदर्भ में जो है वो निर्णय ले सकते हैं। आप किसी के साथ रहना चाहते हैं या आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं, यही आपके आत्मनिर्णय का अधिकार है। इसका सर्वाधिक विस्तृत प्रयोग जो है आपके प्रथम विश्व युद्ध के बाद आपको देखने को मिलेगा, जिसका परिणाम हुआ कि यूरोप जो है वो छोटे छोटे देशों में बट गया। आगे बढ़े, अगला दिया है, स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है कि वह समानता में निहित है। आपको लॉक का दिया है, रूसो का दिया है, पोलार्ड का या ग्रीन का, किसका विचार है? चले भैया, स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है कि वह समानता में निहित है। आप लोगों को उत्तर करना है इस प्रश्न के लिए। तो सबका उत्तर जो है पोलार्ड महोदय के लिए आ रहा है। पोलार्ड महोदय का स्टेटमेंट था कि स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है कि वह समानता में निहित है। यानी क्या है? स्वतंत्रता को लेके जो संघर्ष चल रहा था उसके संदर्भ में ये कहते हैं कि स्वतंत्रता की जो संघर्ष है वो समाप्त तभी होगा जब सबको एक समान स्वतंत्रता दे दी जाए, सबको एक समान अधिकार दे दिए जाए। ये पोलार्ड का जो है वो कथन है। आगे बढ़िए। संविधान राज्य के कार्य तथा नागरिकों के अधिकार निश्चित करता है। संविधान की यह परिभाषा किसकी है? अरस्तु, प्लेटो, गैटिल या मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, जीएस मिल दिया है। आपको उत्तर करना है इसमें से कि संविधान राज्य के कार्य तथा नागरिकों के अधिकार निश्चित करता है। बहुत ही बढ़िया।
तो जो लोग इसमें अरस्तु महोदय का चुनाव कर रहे हैं उन सभी का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा कि संविधान राज्य के कार्य तथा नागरिकों के अधिकार निश्चित करता है। उत्तर ए विकल्प के लिए जो होगा बिल्कुल सही है। समाज में समानता का निहितार्थ किसका अभाव है? अवरोधों का, विशेषाधिकार का, प्रतिस्पर्धा का या सामाजिक वर्गों का? समानता का निहितार्थ क्या होना चाहिए समाज में? आप लोग उत्तर करेंगे। आसान प्रश्न है, सब लोग उत्तर करेंगे। समाज में समानता का जो अर्थ है वो ये है कि किसी को कोई अलग से विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। सब एक समान एक कानून से जो है वो शासित होंगे। उत्तर आपका बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिया है, स्वतंत्रता इसके अलावा और कुछ नहीं है कि इस इच्छा को प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों के अनुदिष्ट अंतःकरण पर आधारित हो। निम्नलिखित में से कौन सा वाद इस वक्तव्य को मानता है? फिर से पढ़ देता हूं। स्वतंत्रता इसके अलावा और कुछ नहीं है कि इस इच्छा को प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों के अनुदिष्ट अंतःकरण पर आधारित हो। उदारवाद, समाजवाद, बहुलवाद और फांसीवाद, चारों में से किसी एक को चुनिएगा। चले, बहुत बढ़िया। तो जो लोग इसमें उदारवाद की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उदारवादियों के संदर्भ में जो है यह विचार है। ये विकल्प आगे बढ़ जाते हैं। अगला दिया है कि जनतंत्रीय समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद एक दूसरे से इस प्रकार भिन्न है कि वह जोर देते हैं किस पे भैया? सामाजिक समानता पर, आर्थिक समानता पर, राजनीतिक समानता पर या व्यक्तिगत समानता पर? जनतंत्रीय समाजवादी और मार्क्सवादी समाजवादी एक दूसरे से किस आधार पे भिन्न है आपको बताना है। चलेंगे तेजी से। देखिए, दोनों समाजवादी हैं, लोकतांत्रिक या जनतंत्रीय समाजवाद। और आपके मार्क्सवाद में अंतर आपको पता होना चाहिए क्या है। तो दोनों के संदर्भ में जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संदर्भ में दोनों का विचार जो है वो अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। जहां पे जो है जनतंत्रीय समाजवादियों की बात करेंगे तो यह आपने नागरिकों की स्वतंत्रता की बात करता है। और वह स्वतंत्रता कैसी होगी? ऐसा नहीं होगा कि यह स्वच्छंद जो है वो स्वतंत्रता होगी कि आपको जो मन करे आप वो करिए। वहीं मार्क्सवाद क्या करता है? मार्क्सवादी समाजवाद जो है ये राज्य को खत्म करने की बात करता है। और ये कहता है, यदि आप वैज्ञानिक समाजवाद को पढ़ेंगे तो ये कहते हैं भैया कि आपको क्रांति करनी है। ये संवैधानिक साधनों के प्रयोग की बात करते हैं और ये कहते हैं भैया क्रांति करनी है। और किसको खत्म कर देना है? राज्य को। क्यों राज्य को खत्म करना है? क्योंकि यह वर्गीय संस्था है। इसने दो जो है वो अलग अलग वर्गों को जन्म दे दिया, पूंजीपति और मजदूर। जो पूंजीपति है वो मजदूरों का शोषण करता है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विचार के संदर्भ में दोनों में जो है आपको अंतर देखने को मिलेगा। अगला दिया है कि समानता के उदारवादी विचार से निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता अनुरूप नहीं है? कानूनी समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता और आर्थिक समानता, चारों में से किसी एक को चुनिएगा। उदारवादी विचार में कानूनी, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। आप सभी लोग डी विकल्प की बात कर रहे हैं। उदारवादी जो विचारक हैं वह कानूनी समानता की, सामाजिक समानता की, राजनीतिक समानता की बात करते हैं, लेकिन आर्थिक समानता की बात ये नहीं करते हैं। आर्थिक समानता की बात करते हैं कौन? मार्क्सवादी। जब मार्क्सिस्ट आते हैं तो ये लोग जो है वो सबको आर्थिक रूप से समान बनाना चाहते हैं।
या आप कह सकते हैं कि समाजवादी। ये दोनों अपने अपने तरीके से जो है वो आर्थिक समानता को स्थापित करना चाहते हैं। ठीक है, ये क्रांति के माध्यम से और ये नियंत्रण के माध्यम से। उत्तर आपका किसके लिए? डी विकल्प के लिए। क्लियर है? आगे बढ़े। ग्रीन ने स्वतंत्रता को माना है नियंत्रण का अभाव, कुछ भी करने की छूट, विधि का अभाव, करने योग्य काम करने की क्षमता। चलेंगे ग्रीन के स्वतंत्रता के विचार को आप लोग बता दीजिए तेजी से। मनुष्य के संदर्भ में विचार क्या है? यदि आपसे पूछा जाए कि ग्रीन का मनुष्य के संदर्भ में विचार क्या है, तो क्या बताते हैं ग्रीन महोदय मनुष्य के संदर्भ में? सबका उत्तर डी विकल्प के लिए आ रहा है। चलिए अब एक बार आप लोग तेजी से कमेंट करके बताइए कि मनुष्य के संदर्भ में ग्रीन का विचार क्या है। मनुष्य के स्वभाव के बारे में ग्रीन महोदय क्या कहते हैं कि मनुष्य कैसा है? आप सभी ने पढ़ा होगा इस चीज को। चलिए करने योग्य काम की क्षमता के रूप में स्वतंत्रता को परिभाषित किया था। अरे भैया मनुष्य मनुष्य के संदर्भ में ग्रीन का विचार आपने पढ़ा तो होगा। मैं पूछ रहा हूँ मनुष्य के संदर्भ में विचार आप लोग क्या बता रहे हैं? पढ़िए किताब पढ़िए आप लोग, इसीलिए किताब आप लोगों के लिए जो है वो मैंने बार बार कह रहा हूँ किताब पढ़िए। किताब पढ़ेंगे तो सब कुछ आपका क्लियर रहेगा। किसी भी राजनीतिक विचारक का विचार यदि आप पढ़िए तो सबसे पहले आपको समझना क्या है कि यह राजनीतिक विचारक राज्य को किस रूप में देखता है, मनुष्य को किस रूप में देखता है, शासन व्यवस्था को किस रूप में देखता है। यदि ये तीन चीजें आपके दिमाग में है तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। जब हम ग्रीन महोदय की बात करते हैं तो ग्रीन महोदय कहते हैं कि मनुष्य जो है एक विवेकशील प्राणी है, यानी मनुष्य के पास विवेक है, बुद्धि है, या कुछ भी करेगा तो गलत नहीं करेगा। और मनुष्य के संदर्भ में जो इनका विचार है उसी का प्रतिफल है कि जब ये मनुष्य की स्वतंत्रता के संदर्भ में बात करते हैं तो ये कहते हैं कि मनुष्य जो है वो स्वयं इस बात का निर्णय कर लेगा कि क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। तो ये कहते हैं करने योग्य कार्य की क्षमता जो है वो स्वतंत्रता है मनुष्य की। तो आपका उत्तर डी विकल्प के लिए सही होगा। तो ग्रीन महोदय जो है वो मनुष्य को एक विवेकशील प्राणी मानते हैं। आप लोग ये चीज गांठ बांध लीजिए कि जब भी पढ़िए, किसी भी वाद को पढ़िए, किसी भी सिद्धांत को पढ़िए, किसी भी विचारक को पढ़िए, तो कम से कम दो तीन मूल चीजों पे चिंतन करिए। आपके पास जो किताब है यदि आप उसको पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ के उसमें ढूंढने का प्रयास करिए कि इस विचारक का मनुष्य के संदर्भ में इसकी सोच क्या है। सभी किताबों में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मेरी पुस्तक में आपको हर चीज मिलेगी कि मनुष्य के इनका सिद्धांत क्यों ऐसा है, किस वजह से इस तरीके से इनका सिद्धांत विकसित हुआ है, मनुष्य के संदर्भ में इनका विचार क्या है, मनुष्य को किस तरीके का प्राणी ये मानते हैं। यदि आपके पास जो पुस्तक है आप उसको भी पढ़ सकते हैं, नहीं है तो ले लीजिए, आप सभी को पता है पुस्तक अवेलेबल है। तो आप लोग लेके थोड़ा पढ़िए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। चलिए, अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, किसका कथन है? बोसांके, ग्रीन, लास्की और मैकाइवर। आप लोग सोच रहे होंगे कि बीच बीच में सर अपनी पुस्तक का प्रचार करते रहते हैं। सोच सकते हैं आप लोग, लेकिन जो भी मैं आप लोगों को कहता हूं वो आप लोगों के भले के लिए कहता हूं। एक चीज समझ लीजिए कि इस बार जो लोग पेपर बनाएंगे वो बिल्कुल नए लोग हैं, वो पुराने वाले लोग नहीं। और थोड़ा भी पेपर के पैटर्न में इधर उधर हो गया तो आपकी सालों की मेहनत जो 3-4 साल से आप लोग कर रहे हैं बर्बाद हो जाएगी। इसलिए
तथ्य तैयार हो ये बहुत अच्छी बात है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको पुस्तक पढ़ना है, किताब पढ़नी है और किताब आप कोई भी पढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी ही किताब को पढ़िए। हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा कि मेरी किताब में आपको अन्य किताबों से थोड़ा-सा अलग है क्योंकि आपके एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है। आप मार्केट में जितनी किताबें हैं, अधिकतम किताबें, कुछ एक किताबों को छोड़ के अधिकतम किताबें जो हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ के लिए लिखी गई हैं, यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशन के लिए लिखी गई हैं, जिनको आप पढ़ते हैं। उस पुस्तक को उठा के आप देख लीजिएगा। चलें। जी, बिल्कुल प्रोमो का ज़माना है। चलिए, अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। किसका स्टेटमेंट है भैया? सभी लोग किसकी बात कर रहे हैं? बोसांके महोदय की। तो जो लोग इसमें बोसांके की बात करेंगे, उनका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़िए, यदि आपको एनसीईआरटी में रुचि है, तो एनसीईआरटी आप ज़रूर पढ़ें। चलें भैया, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आप सभी को क्लास पसंद आ रही होगी। जाते-जाते एक बार फिर से आपको जो है वो पुस्तक की जानकारी दे दूँगा कि जिन लोगों को पुस्तक चाहिए, टीजीटी, पीजीटी की पुस्तक जिन लोगों को भी चाहिए, पुस्तक में क्या-क्या मिलेगा एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ और जाते-जाते वीडियो को लाइक और शेयर करके अवश्य जाइएगा। सबसे पहले पुस्तक में आपके सिलेबस में जितने राजनीतिक सिद्धांत और वाद हैं, सब कुछ मिलेगा इसमें, कुछ भी आपका नहीं बचेगा। प्रत्येक सिद्धांत और वाद के साथ उसके पक्ष और विपक्ष में जितने कथन कथन हो सकते हैं, आप लोगों को एक-एक वाद और एक-एक सिद्धांत के साथ 20 से लेकर 50 तक कथन, पक्ष में और 20 से लेके 50 तक जिसमें जितना संभव है, उतना जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। साथ में यदि बात करेंगे तो प्रत्येक सिद्धांत एवं वाद से संबंधित पुस्तकों का एक विस्तृत संग्रह आपको देखने को मिलेगा। जो भी वाद या सिद्धांत आप पढ़ेंगे, उससे संबंधित कौन-कौन सी राजनीति विज्ञान की पुस्तकें हैं, किस पुस्तक में इस सिद्धांत या वाद का समर्थन किया गया, किस पुस्तक में इस वाद या सिद्धांत का विरोध किया गया, या पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, इस पुस्तक का मूल विषय वस्तु क्या है, सब कुछ आपको विस्तृत रूप में मिलेगा, केवल पुस्तक का नाम लिखा हुआ नहीं मिलेगा। साथ में आपको जो है वो प्रत्येक सिद्धांत एवं वाद से संबंधित जो प्रमुख विचारक हैं, उनका परिचय भी आपको वहीं पे मिल जाएगा, अलग कहीं जाके इधर-उधर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ में प्रत्येक अध्याय में सिद्धांत और वादों की एक तुलनात्मक तालिका आपको लास्ट में देखने को मिलेगी। यदि आप समाजवाद पढ़ रहे हैं, तो लोकतांत्रिक समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद पढ़ रहे हैं, साम्यवाद पढ़ रहे हैं, आप जो है वो श्रमिक संघवाद पढ़ रहे हैं, यानी अलग-अलग जो भी वाद आप पढ़ रहे हैं, सबको एक जगह पे हर चैप्टर में जो-जो भी आया है, उसको कंपेयर करके आपके लिए लिखा गया है। जो लोग पुस्तक को का डेमो देखना चाहते हैं, उनको मैं बता दूँगा डेमो कैसे आपको मिलेगी। पुस्तक यदि आप मँगाना चाहते हैं, तो कुरियर के माध्यम से आपके घर जो है वो पुस्तक जाएगी। जो लोग प्रयागराज में रह रहे हैं, वो लोग हाथों-हाथ पुस्तक ले सकते हैं, वो लोग कुरियर का खर्चा ना करें और मेरी भी मेहनत को थोड़ा-सा बचा दें। कुरियर कराने में जो है वो बहुत ज़्यादा समय और उसके लिए जो है वो सब कुछ बता रहा हूँ। तो आप लोग जो है वो प्रयागराज में हाथों-हाथ ले लिया करिए फ़ोन करके। आप लोग फ़ोन कर लीजिए, आपको जानकारी दे दी जाएगी कि कब और कैसे कहाँ पे आपको पुस्तक मिलेगी। आपको यदि पुस्तक कुरियर से मँगाना है तो सबसे पहले आपको अपना पता, मोबाइल नंबर और पिन कोड सहित जो है आपको व्हाट्सएप करना है किस पे 7007701847 इस नंबर पे। उसके बाद आपको जो है वो एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा, उस क्यूआर कोड पे आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद से आपकी पुस्तक अधिकतम जो है वो 10 दिन का समय लगेगा। बहुत सारे लोगों की पुस्तक आप लोगों में से 2 से 3 दिन में भी पहुँच जा रही है। वो आपके एड्रेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एड्रेस किस तरीके का है, किस तरीके से मतलब ये है कि आपका घर यदि शहर में है तो चूँकि कुरियर सर्विसेज़ शहर में ज़्यादा होती हैं, देहात में है तो थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। पुस्तक का मूल्य जो है वो ₹500 है, आप सभी को पता है ₹500 का भुगतान आपको पुस्तक के लिए करना पड़ेगा, प्लस आपको जो है ₹70 डिलीवरी चार्ज भी देना पड़ेगा।
जो लोग हाथों हाथ पुस्तक लेना चाहते हैं उनको ये डिलीवरी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। यदि आप इलाहाबाद में हैं या आप इलाहाबाद आ रहे हैं तो आप जो है बाई हैंड पुस्तक रिसीव कर सकते हैं। आपको पुस्तक के संदर्भ में कोई भी जानकारी चाहिए तो इसी भी नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, आप लोग बात कर सकते हैं। आपको यदि पुस्तक का डेमो चाहिए, यदि आप देखना चाहते हैं कि पुस्तक में किस तरह की जो है वो विषय सामग्री को रखा गया है, किस तरीके से पुस्तक लिखी गई है, तो आपको जो है इसी नंबर पे 7007701847 इस नंबर पे बुक लिखकर भेज देना है। आप लोग बुक लिख के भेजेंगे, आपको इस पुस्तक में से रैंडम 30 पेज उठाए गए हैं, कहीं से भी सीक्वेंस में नहीं है। अलग अलग जगहों से 30 अलग अलग पेज उठाए गए हैं, जिनको आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है। वो आपको एक पीडीएफ भेज दिया जाएगा। यदि आप आश्वस्त हो जाते हैं, आपको लगता है कि कंटेंट या इसकी भाषा हमको समझ में आ रही है, कंटेंट हमारे लिए उपयोगी है, तो आप लोग इसी नंबर पे जो है वो संपर्क करेंगे। आपको पुस्तक आपके एड्रेस पर डिलीवर कर दी जाएगी, जो आपको विधि बताई गई है उसके अनुसार। ठीक है, सबसे पहले आपको एड्रेस भेजना है, एड्रेस भेजेंगे, उसके बाद आपको एक क्यूआर कोड जाएगा, क्यूआर कोड पे पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद आपकी पुस्तक आपको जो है वो पोस्ट कर दी जाएगी। अन्य यदि आप कोई जानकारी चाहते हैं पुस्तक से संबंधित तो आप लोग इसी नंबर पे एक बार कॉल कर सकते हैं, कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल के लिए जी। UP90 कह रहे हैं कि 200 कर दो गुरुवर। भैया 200 कर देंगे तो अपने घर से हमको देना पड़ जाएगा। ठीक है, तो मैं अपने घर से पे नहीं कर सकता। जब पुस्तक आपके पास पहुंचेगी, देखिए इसमें अब उस पे मुझे बहस ही नहीं करना है, मुझे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। पुस्तक यदि आप लोगों को लगता है कि आपके लिए उपयोगी है तो आप लोग अवश्य मंगाइए। यदि कोई समस्या है तो एक बार संपर्क करिए। फिलहाल के लिए अभी आप लोग मुझे अनुमति दीजिए। गुड नाइट।